नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट के सारे दर्शकों का इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल माहौल पूरी तरह से सियासी है। आम सभा चुनाव को लेकर के हर तरफ सियासी माहौल बना हुआ है। जाहिर सी बात है, हर दिन हम 1 घंटे तक इसी सियासी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दरअसल इस घोषणा पत्र को उन्होंने नाम दिया है जनता की मांग पत्र हमारा अधिकार। नारा इस बार पीडीए सरकार। पहले जिस तरह से कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी का ये घोषणा पत्र भी जनता के सामने पेश किया जा चुका है। जाहिर सी बात है, इस घोषणा पत्र में, जिसे डॉक्यूमेंट ऑफ विज़न या विज़न डॉक्यूमेंट का नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने, उसमें युवा, महिला, किसान, नारी, हर वर्ग को एक लोक लुभावन वादों से नवाजा गया है। निश्चित तौर पर हम इस पर अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इसके पहले भी मैंने चर्चा में कहा था कि सियासी दलों की ओर से जारी घोषणा पत्र जन अदालत के लिए शपथ पत्र जैसा है। ऐसे में लोकतंत्र का इसका अच्छा खासा महत्व होता है। इस डॉक्यूमेंट को भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की ही तरह जन सुझावों पर तैयार डॉक्यूमेंट करार दिया है। दावा यह है कि अगर सोशल मीडिया पर जनता से जो राय मिली थी, उसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। खुद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे आज पार्टी मुख्यालय में जारी किया। कहा, संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार को हम एक बार फिर कायम करेंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने जनता की मांग बहुत कुछ कांग्रेस के न्याय पत्र से प्रभावित होकर तैयार किया है। होना भी चाहिए। आखिर देश के सबसे बड़े सूबे और सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य में शुमार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साझा चुनाव लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना 2025 तक, जातिगत जनगणना, बेरोजगारों के लिए रोजगार 2029 तक, SC ST OBC के सारे रिक्त पद भरने का वादा, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सारे किसानों की ऋण माफ़ी, किसान आयोग का गठन, मुफ्त पानी, भूमिहीन किसानों को 5,000 रुपये पेंशन हर महीने देने का वादा इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय रोजगार नीति, मिशन रोजगार स्थापना का वादा करके युवाओं पर डोरे डालने की कोशिश की गई है। युवाओं को लैपटॉप वितरण पूरे देश में लागू करने का भी वादा इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, एक बात जो मुझे इस पत्र में नया लगा वो है आटा डाटा, यानी हर एक परिवार को 500 रुपये का डाटा मुफ्त और गेहूं के बदले आटा मुफ्त देने का भरोसा। 2029 तक भूख मुक्ति और संपूर्ण गरीबी समाप्त करने का भी दावा इस घोषणा पत्र में साफ तौर पर देखने को मिलता है। महिलाओं को इस बात का भरोसा दिया गया है कि परिसीमन का बगैर इंतजार किए संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था 2 साल के भीतर लागू कर दी जाएगी। गरीब महिलाओं को 3,000 हर एक महीने पेंशन, कन्याओं के लिए KG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा इस घोषणा पत्र का हिस्सा है। कांग्रेस की ही तरह अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करना जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। आइए सुनते हैं मामले में कुछ बयान, फिर हम चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित
की जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है जो एक गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन है। हर चुनाव के पहले इस तरह के गठबंधन बनते हैं, उनके अलग अलग नाम, दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा होता है। अब की इंडी अलायंस है, लेकिन ये बात सीधे सत्य साबित हो रही कि ना इनके पास कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। किसी के घोषणा पत्र में 8,000 रुपये महीने महिलाओं को दिया जा रहा है, किसी के घोषणा पत्र में 3,000। तो इतना जबरदस्त अंतर घोषणा पत्र में भी है, तो समझिए पार्टियों के अंदर आपस में कोई राय नहीं हुई है, ये सीधे चुनाव में उतर गए। इनका आपसी कोई तालमेल नहीं है। मुझे लगता है जनता जनार्दन है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद और विश्वास से विजयी होने जा रही है। इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आना चाहिए, सामूहिक रूप से आना चाहिए था, लेकिन चलिए उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। सवाल यह है कि जब वो सरकार में थे या इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की देश में सरकार रही, तो आज जो बातें ये कह रहे हैं उस समय उन्होंने क्यों नहीं पूरा कर दिया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज की आई हुई थोड़ी है। कांग्रेस 10 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। अब ये चाहे जो भी घोषणा पत्र लाएं, जो भी वादे करें, इनके ऊपर इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का कोई विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहते हुए इनको जनता ने अवसर दिया था, और जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने जनता के अनुरूप काम नहीं किया, उनकी भावनाओं के साथ अब ये छल करने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, बेशक घोषणा पर समाजवादी पार्टी का था, लेकिन प्रतिक्रियाएं अलग अलग सियासी दलों से आई। जाहिर सी बात है, यह सियासत में होता ही है। भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले दिनों में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, चाहे वो मोदी की गारंटी के नाम से हो। समाजवादी पार्टी भी इसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी। लोकतंत्र में जनाधार को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह के हठगंदे सियासी दल अपनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात का जिक्र और कर दूंगा, घोषणा पत्र में देख रहा था, उसमें डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के 2 कोट भी देखने को मिले। गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है, जब तक जाति लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। यह डॉक्टर लोहिया का कोटेशन इसमें जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी बख्शिश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। यह भी इस घोषणा पत्र के एक पन्ने पर मैं देख रहा था, जो मुलायम सिंह यादव का बयान है। जाहिर सी बात है, संकल्प भी लिया गया है कि समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में निष्ठा और श्रद्धा है। गांधी, लोहिया, अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखती है। यह अखिलेश यादव की ओर से संकल्प लिया गया है, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। निश्चित तौर पर कई ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो मनरेगा में 450 रुपये दैनिक मजदूरी करने की बात हो, युवाओं को लेकर जो वादा किया गया हो, महिलाओं को लेकर के जो आरक्षण की बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के न्याय पत्र का भी एक हिस्सा देखने को हमें मिला था, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सूबे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि कभी आरएलडी उनके साथ थी, सुभाषपा भी उनके साथ थी, लेकिन अब वो एनडीए के पार्ट हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी ओर से आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहेगा। एक और जिक्र मैं करना चाहूँगा। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घोषणा पत्र को लेकर एक प्रतिक्रिया दी। सपा का कोई विजन नहीं है, वो क्या किसी को देंगे, परिवार तक सीमित है समाजवादी पार्टी, विजन में गुंडा राज प्रमुख रूप से है। अखिलेश यादव का तत्काल ट्वीट आता है। एक्स पर अखिलेश यादव लिखते हैं, माफ़ी मंगवाने वाले भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो घोषी से चुनाव नहीं जीतेंगे। बीजेपी सरकार को इन महाप्रवक्ता को बतौड़ा मंत्रालय खोलकर उसकी जिम्मेवारी दे देनी चाहिए। तो इस स्तर का बयानबाजी का दौर चल रहा है। चलिए, इस मुद्दे पर एक गंभीर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। हम मेहमानों के पास चलने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विनय सिंह बिन्नू जी का स्वागत करूंगा। ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जयप्रकाश पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बेबाक प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। राजेश आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज पहली बार स्टूडियो में मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम इनका भी सहयोग लेंगे। शशिकांत तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सुनील अर्कवंशी जी सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले हम चलेंगे विनय जी के पास। विनय जी, चूँकि मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तमाम आपने वादे किए हैं। लोहिया ने क्या कुछ कहा था, मुलायम सिंह यादव की क्या सोच थी,
उसका भी जिक्र इस घोषणा पत्र में मिलता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक संकल्प लिया है पार्टी की ओर से, उसका भी जिक्र मैंने किया। भाई आपने जनता से बहुत कुछ वादा किया है। जी राजन जी, एक चीज़ आपको बता दें, यह घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है। इससे पहले भी सरकार समाजवादी पार्टी की रही है। अगर हमारे घोषणा पत्र को उठा करके आप देख लें, जब सरकार आई है अक्षरशः हमने अपने जो घोषणाएं की थी उसका पालन किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को आप देखें तो आप देखिए कि इन्होंने संकल्प लिया था कि हम किसानों की बिजली माफ़ कर देंगे। क्या माफ़ हुआ? इन्होंने कहा था कि हम छात्रों को टैबलेट देंगे। क्या मिला? लड़कियों को स्कूटी देने की बात कर, इसी विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा है, झूठ की पाठशाला है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही जो है झूठ के पाठशाला के रूप में इनका बहुत बड़ा विराट अनुभव है झूठ में। आज की स्थिति है, गांव में अगर हम लोग अभी गए तो जब झूठ बोलने की बात आती है, कहते हैं झूठ बोल रहे हो, तो सीधे कहते हैं मोदी हो क्या? ये है, मतलब एक ब्रांड बन गए माननीय प्रधानमंत्री जी, झूठ का ब्रांड और झूठ की पाठशाला। सबसे बड़ा डर जो भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में है कि इनकी झूठ की पाठशाला में अब ताला ना लग जाए, यही इस चीज से वह डरते हैं। इनका तो सिर्फ एक ही नारा है, अगर तुम मुझे दोगे चंदा तो हम तुम्हें देंगे धंधा, अगर नहीं दिया चंदा तो देंगे ईडी का फंदा। ये सीधा सा इनका नारा है। आपने जुमला गढ़ भी लिया। हाँ ठीक है, बोलिए। इनका ये सीधा सा नारा है और इसी चीज को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि अभी आप इनका देखिए, दिल्ली में शरद चंद्र रेड्डी एक जो शराब व्यवसायी था, जो उसमें शामिल था, 4 बार उसने गवाही केजरीवाल के पक्ष में दिया, 5वीं बार केजरीवाल के विपक्ष में दिया। उसकी 6ठे महीने उसकी जमानत हो जाती है। उसके बाद निकल के आता है 7 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। महाभ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम समझते हैं इस ब्रह्मांड की सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठी पार्टी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने वादे को पूरा किया। आप अगर हमारे वादे और विकास को अगर गिनने लगे तो बड़ा समय लग जाएगा। हमने कहा था तो हमने एक्सप्रेस वे बनवाया, हमने कहा था चिकित्सा के क्षेत्र में लोहिया हॉस्पिटल दिया, हमने कैंसर हॉस्पिटल दिया, हमने इकाना स्टेडियम दिया। वेणु जी एक सवाल तो बनता है कि भाई 2025 तक आप जातिगत जनगणना भी करा लेंगे, 2029 तक देश को भूख मुक्त कर देंगे और गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन कर देंगे। जी जी, हम भी सोचने पर मजबूर हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे हो जाएगा। लेकिन राजन जी, अगर हमारे घोषणा पत्र को आप देखें और संविधान को देखें, अगर संविधान को अगर आप पढ़ते हैं तो हमारा घोषणा पत्र और संविधान कहीं न कहीं एक उसका एक दूसरी कॉपी लगती है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें आदमी के हक और अधिकार के लिए पूरी तरह से उसकी रचना की हुई है कि किसी का हक और अधिकार क्या है। हमारे घोषणा पत्र में सेम वही चीज है कि जो आज हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा छीना जा रहा है, उस हक और अधिकार को दिलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। जैसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है, उसके हक और उसके अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी बड़े ही मजबूती के साथ लड़ती है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, हमारे साथ अली बाबा के साथ गठबंधन में आप गिन लें तो 40 या 41 हैं। अली बाबा गठबंधन इसको कहा जा रहा है, नेशनल डीलर ऑफ अडानी जो गठबंधन है वो अली बाबा का गठबंधन है। उसमें तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। अब आप महाराष्ट्र में जो पार्टियां जुड़ी है, क्या उनका जनाधार है? अब आप एक राजनीति के मदारी भी हैं इसमें, राजनीति के मदारी। राजन जी अभी आते हैं आपके पास, से चुनाव लड़ने राजनीति के मदारी। पहले चरण में मैं सबको मौका देता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। आपके सहयोगी हैं कांग्रेस, जयप्रकाश जी बगल में बैठे हैं, जाहिर सी बात है आप भी तारीफ करेंगे समाजवादी पार्टी के इस जनता की मांग पत्र हमारा अधिकार टाइटल से जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। जी जयप्रकाश जी। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से हमारे इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है समाजवादी पार्टी, और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसका हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इनके नेतृत्व के, इनके जो भी लोगों ने
इसको चलिए, ये बनाया तो है। अच्छा हुआ राष्ट्रीय पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी को अपना बड़ा भाई नहीं, मान वो लिया। देखिए जैसे वो राजनीतिक जो समझौते होते हैं तो वो तो बिस्मार्क बहुत पहले ही कहते थे कि वो यथार्थ पे होते हैं, और स्वाभाविक है कि आप पत्रकार हैं, 67-17 का जो अनुपात है वो किसी से छिपा नहीं, तो वो और बड़े उद्देश्य के लिए, मतलब उसमें बड़े छोटे उससे भी छोटा होना, लोहिया जी ही कहते थे कि अगर हमारे सामने असंवैधानिक ताकत हो तो हमें किसी से भी, यहाँ तक कि शैतान से भी अगर हाथ मिला के उसको अलायंस में ले आइए, कुछ भी कुर्बानी दीजिए। मेरा मतलब विपक्ष के लिए नहीं, शैतान है, लोहिया जी कमेंट है। तो इसलिए ये है कि हमें और भी, हमारा तो राष्ट्रीय नेतृत्व घोषित कर चुका था किसी कीमत पे, मतलब सबको एक मंच पे लाना है, और वो स्वाभाविक है बड़े भाई की भूमिका में, उसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा ये है कि देखिए घोषणा पत्र तो इस देश में बहुत आते रहते हैं, हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हो, ये चुनाव साधारण तो नहीं है। और निश्चित रूप से उस दृष्टि से देखा जाए तो ये जरूर आशा थी कि समाजवादी विचारधारा के जो डॉक्टर लोहिया या नेताजी का जो नेताजी विचारक तो नहीं थे, लेकिन नेताजी ने उसे इम्प्लीमेंट किया था, तो उनके अगर वो देखा जाए उपलब्धियों को या उनके जो भी पद्धति थी नेताजी की, तो उसका निचोड़ इसमें शामिल है। और निश्चित रूप से इसके 2 दिन पहले ही न्याय पत्र, हमारा घोषणा पत्र आया था, तो उसमें काफ़ी साझी चीज़ें, देखिए सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि संवैधानिक संकट हो गया। ये जो सरकार है, स्वाभाविक सी है कि जब ये भारत का संविधान लागू हुआ था तब भी ऑर्गेनाइजर में इन लोगों ने कहा था कि भारत में अंग्रेजों से उतना 200 बरस में खतरा नहीं हुआ, इस संविधान से खतरा हुआ। और उस समय करपात्री जी, उन्होंने तो मनुस्मृति की मांग कर ली थी। तो संघ तो कभी भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखा नहीं, और उनके तो मतलब हमारे ध्वज को भी नहीं वो अपने मुख्यालय पे फहराए। तो उनका जो हाइड एजेंडा था वो मोदी जी की रहनुमाई में बाहर आया है। जिस देखिए संविधान तो उत्तर कोरिया में भी है, पाकिस्तान में है, चीन में है, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं से डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। और ये हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो कार्य कर रही है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे ताला लगाया जा रहा है, और जो भी स्वायत्त संस्थाएं हों, चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, या यहाँ तक कि संसद में भी अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपको मतलब सदस्यता रद्द होगी, जेल जाएंगे। तो ये सब संकट बहुत बड़ा था, और इसमें भी शामिल है अखिलेश जी के जो घोषणा पत्र जारी किया है। तो सबसे अच्छा यही है कि एक तो हमारा जो इंडिया अलायंस अगर आता है तो जो जख्म लगा उस पर मरहम लगेगा, और फिर निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाएं सही होंगी। दूसरा जो सबसे अच्छा मुझे पहलू लग रहा, क्योंकि ये सरकार मूलतः जब भी फासिस्ट ताकतें आती हैं तो वो बेसिकली एक खास वर्ग या व्यक्तियों के लिए काम करती हैं। तो आर्थिक विषमता इतनी बड़ी है, आर्थिक विषमता इतना बड़ी है कि 50% आबादी, 50% का मतलब 70 करोड़ लोगों के पास 3% संपत्ति है देश की। और इस देश में कोरोना के बाद गरीबी बढ़ रही है, लेकिन अरबपति 102 से 168 हो गए। तो ये जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, उस बदले संदर्भ में अगर सामाजिक न्याय के आग्रह से जाति जनगणना की जाती है, और ये निश्चित रूप से कई सामाजिक न्याय के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, और राहुल जी अक्सर हर मंच पे कहते रहते हैं, वो शामिल किया गया, वो बड़ी जरूरत है। क्योंकि अगर जिसकी संख्या जितनी उतनी भागीदारी नहीं मिलेगी तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं रहनी है। और भारत का तो इतिहास ही जो गुलामी का रहा है, सदियों से जो गुलाम रहे, हम इसलिए नहीं रहे, भागीदारी नहीं थी। जहां भी सोशल जस्टिस की ताकतें आई, महाराष्ट्र में या पंजाब में, वहां देखिए फिर निश्चित रूप से गुलामी नहीं आई, गुरिल्लावार तक हुआ। तो ये देश को बचाना है। इसमें मनुवादी सोच के लोग अगर सोचते हैं कि नहीं आरक्षण बढ़ेगा, तो वो उनका हक है, आप खैरात नहीं दे रहे। दूसरा ये है कि इसमें जो आटा डाटा की बात की गई है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, चूंकि जो 80 करोड़ को लाइन में खड़ा कर दिया है मोदी जी की सरकार ने, तो वो देखिए उसमें आटा एक मतलब परिष्कृत रूप है, और उसकी बहुत ज़्यादा तस्करी नहीं हो पाएगी, न ब्लैकमेल। मतलब कहिए कि जैसे आटा, तो भाई अगर वो आटा कहाँ करेगा, ले जाके बेच देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके पीरियड में तो कहीं का चीज़ें चली जाती हैं, और बाकी हमारे भाई ने सब इनको नवाज दिया है कि ये रियल में इनकी सुचिता, इनका चाल और चरित्र। लेकिन हमारे बड़े अच्छे सौम प्रवक्ता हैं शशिकांत जी, इनको बता दें कि ये हम आपके ही आदर्श को घोषणा पत्र में ले आए हैं। आपके जो आइडियोलॉजी के मुखिया थे दीनदयाल जी, वो कहते थे बहुत उत्पादन, बहुत लोगों द्वारा उत्पादन। और मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, बहुत उत्पादन, अडानी द्वारा उत्पादन है।
एक 10 का अनुपात उन्होंने दिया था। ठीक है। दत्तोपंत ठेंगड़ी भी इसी के आग्रही थे। तो आप इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे तो आपके जो आदर्श लोग थे जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, तो वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग। और ये घोषणा पत्र जाहिर सी बात है कि एसी के कमरे में बैठ के कट पेस्ट नहीं किया गया है, जैसे कलकत्ता की सड़क उड़ा लेते हैं ये लोग, कुछ कर लेते हैं। ये जनता से राय ली गई है और निश्चित रूप से राहुल जी तो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से लिए, कांग्रेस ने और इन्होंने भी देखिए समाजवादी क्षेत्रीय पार्टी है और उसकी एकदम गांव-गांव तक पैठ है। पहले चरण में जरा वो तो सिस्मोग्राफ होते हैं क्षेत्रीय दल, ठीक है, मतलब जनता की आवाज है। आपने तो भरपूर तारीफ कर दी। अब चलते हैं आपके विरोधियों के पास। सुनील जी, इस घोषणा पत्र को हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने तो एक सिरे से खारिज कर दिया है। भाई आप भी कुछ ऐसा ही बोलेंगे जी? नहीं, देखिए बिल्कुल साफ तौर से जो घोषणा पत्र जारी किया है इन्होंने 19 में भी जारी करने का काम किया था, 22 में भी जारी करने का काम किया था और अब 24 में आपके सामने आ गया है। तो ये घोषणा पत्र जिस तरीके से 19 में जनता जज मालिकों ने इनका नकारने का काम किया, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, 22 में भी किया और 24 में भी करने जा रही है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश खुशहाल है। हर वर्ग का व्यक्ति आज रोजगार है। ये इनका कहना है कि रोजगार नहीं है, इनका कहना अभी आपने इस कांग्रेस के प्रवक्ता शायद बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बंद कमरे में एसी में नहीं। वास्तविकता की बात इन्होंने सच कह दिया कि ये बंद कमरे और एसी में ही ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और ये घोषणा पत्र तो तैयार कर लेते हैं, मगर हमारे यहाँ क्या, हमारे संकल्प लिया जाता है और मजबूत संकल्प लेकर उसकी योजनाएं जो होती है वो धरातल पर उतारने का काम किया जाता है। तो ये इनका जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ पूरा खोखला घोषणा पत्र है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आटा और डाटा, अभी तक तो आप कहते थे कि जो है 80 करोड़ जनता को जो राशन दिया जा रहा है आपने गरीबी रेखा के नीचे खड़ा करके लाके कर दिया देश में। अब आप ये मुफ्त बांटने की योजना क्यों ले आए इसमें भाई? आप तो कुछ ऐसा नया लाते जो आपको मुफ्त ना देना पड़ता। तो ये घोषणा पत्र जो बनाया है ये पूरी तरीके से खोखला घोषणा पत्र है। अभी आप महिलाओं को लेकर कह रहे थे, जब आपकी सरकार थी तब कांग्रेस के साथ में आपकी सरकार थी, तब तो आप महिलाओं को आरक्षण दे नहीं पाए। अभी आप 27% आरक्षण की बात कर रहे थे। जब आपकी सरकारें होती है तब आप कुछ नहीं देने के लायक होते हैं, जब सरकार नहीं होती है तब आप कहते हैं कि हमारी सरकार को बनाने का काम करिए, हम इसको लागू करने का काम करेंगे, हम इसको लागू। और स्कूटी को लेकर बात कर रहे थे तो आपकी जो कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी जी है, उन्होंने कहा था कि हम स्कूटी देने का वादा करेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हम लोगों ने जो वादे किए हैं, हमारी जो सरकार चल रही है उसने जो वादे किए हैं उसे सरेंडर देने का काम किया। किसी एक जाति वर्ग विशेष को लेकर देने का काम नहीं किया। राशन सबको मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि अलग से मिल रहा हो, किसी को ना मिला। तो हमने जो वादे किए हैं वो सबको साथ में किए हैं। ये घोषणा पत्र का जनता पूरी तरीके से खारिज कर देगी। आज उत्तर प्रदेश की जनता 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, बचाओ 80 की चिंता न करो, घोसी बचाओ। पहले चरण में सबको पता लग जाएगा, पहले चरण का चुनाव आने वाला है, अभी खुद दिखाई पड़ जाएगा किस तरीके से इनकी पहले चरण में ही हार शुरू हुआ। ठीक है, चलते हैं शशिकांत जी के पास। शशिकांत जी, आपने घोषणा पत्र जरूर पढ़ा होगा, उसमें किन बातों को लेकर एतराज़ है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से साफ तौर पर यही कहा गया है, जैसा कि सुभाषपा ने कहा, कि यह घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा है। देखिए, इस घोषणा पत्र का कोई मायने नहीं है। ये लोग जो बातें 2017 में कर रहे थे, 2019 में कर रहे थे, 22 में कर रहे थे, उन्हीं बातों को बार बार इन्होंने इसमें जिक्र किया। हाँ, एक नई बात इन्होंने जरूर जोड़ी है कि अग्निवीर योजना को ये हटा देंगे। कांग्रेस भी कह रही है और समाजवादी पार्टी भी कह रही है। तो ये जल्दी जल्दी चाहते हैं कि पाक बॉर्डर पे जो भी सुरक्षा अग्निवीर के लोग कर रहे हैं और पाक प्रशिक्षित आतंकवादी भारत देश में घुस नहीं पा रहे हैं, उनको जल्दी से घुसने का मौका मिले और ये लोग अपने एजेंडा पे काम करें। और अभी हाल ही में गाजीपुर जाके फूल चढ़ाए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसी एजेंडा पर काम करें। ये पिछड़ो दलित को बार बार बताते रहे हैं, जब ये लोग सरकार चलाए, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी, तो जब ये लोग पिछड़ो दलित के नाम पर ये लोग वोट लेते रहे। आज देश का हर वर्ग का व्यक्ति देख रहा है, सब उसको याद है कि किस प्रकार से इन्होंने केवल एक जात के लोगों को दरोगा से लेकर के और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तक बना करके किस प्रकार एक जाति और MOI को केवल इन्होंने फायदा पहुंचाया। तो भविष्य में भी यही करेंगे।
ये देश के लोगों को पता है। हाँ, आटा डाटा की बात कर रहे हैं तो आटा जो है, अब वो गेहूं तो मिल ही रहा है सबको। इन्होंने पिसाई देने की बात करी है कि 1 रुपया 2 रुपया 2.5 रुपये जो भी पिसाई आता हो ये पिसाई दे देंगे। भाई सब कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि आटा जब हो जाएगा तो वो उसको तस्करी करने में, पोर्टेबल करने में मुश्किल होगी, तो क्यों इनके पेट पे लात मार रहे हो भाई? सपा बसपा की सरकारों में मालगाड़ी पे लद के और कलकत्ता जाते थे, अनाज उतर के बांग्लादेश चला जाता था, नेपाल चला जाता था ट्रकों पे लट करके। खाद्यान्न, सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो ये बेचारों के पेट पे क्यों लात मारते हैं आप, ये कह के कि गेहूं रहेगा तो उसको तस्करी करना आसान नहीं रहेगा। हाँ, अब जो ये एक चीज और इन्होंने कहा कि लैपटॉप देंगे। 22 में इनको अब याद होना चाहिए कि केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी से लेके इन सब लोगों ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को बिजली फ्री में देंगे। सब उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सबको नकार दिया कि हमको कुछ अब फ्री में नहीं चाहिए, हमको मोदी और योगी का नेतृत्व चाहिए। तो आज फिर ये घिसी पिटी बातें, जो भी पुलिंदा इन्होंने बनाया है, कोई विजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का अपना तो कोई विजन है नहीं, और विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। तो जनता जान चुकी है कि इनका कोई विजन नहीं है, ये केवल वही अपना इनका हिडन एजेंडा है। केवल सबका वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन इनको केवल MY में लोहिया जी दिखाई देते हैं। और महिला आरक्षण को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण दावा किया गया है। आरक्षण और जाति जनगणना, भाई जाति जनगणना से भला होता। शशिकांत जी, महिला आरक्षण को लेके इस घोषणा पत्र में किया गया है कि बगैर परिसीमन के 2 साल के अंदर महिला आरक्षण हम संसद और विधानसभाओं में लागू कर देंगे। इसके अलावे महिलाओं को पेंशन देने की भी बात है। तो ये लोक लुभावन तो नजर आ रहा है ना कहीं से। संजय भाई, ये लोग मोदी जी की नकल करते हैं। गारंटी शब्द लाए मोदी जी की। अरे क्या बात कर रहे हैं, गारंटी शब्द कांग्रेस से उधार आप चुराए हैं कर्नाटक से। और समाजवादी भी गारंटी शब्द ले आई है मोदी जी की नकल करके। अब मोदी जी ने जब कहा कि महिलाओं को का आरक्षण, मोदी जी को तो क्या करिएगा, सहारनपुर की लड़की बीच में मत बोले भाई, आप बीच में मत बोलिए। तो जब संसद उन्होंने सुरक्षित किया कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, तब इनको याद आया महिला आरक्षण, तब याद आया। इनका आरक्षण और जातिगत जनगणना को नकार चुकी है जनता। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी लोगों के दिलो दिमाग में है, और उनको विश्वास है कि मोदी ही देश का भला कर सकते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा देश जो है, हमारा जो पासपोर्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित हो गया। हमारा एक कागज का तिरंगा भी दिखा करके बांग्लादेश से भी ऊंचाई पर बच्चे जब जाते थे तो उसको सैल्यूट मारते थे यूक्रेन और रसिया के सैनिक। ये देश ने देखा है, और वो संप्रभुता, देश की संप्रभुता मोदी जी ला सकते हैं। ये लोगों ने अपना कर्तव्य दिखा दिया है सबसे अधिक। अगर ये कह रहे थे शशिकांत जी, पहले चरण में जरा हम अब विश्लेषण ले लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी से। राजेश जी, इस घोषणा पत्र में मैंने 2-3 चीज़ें देखी। अग्निवीर को लेकर के तो तमाम तरह की कंट्रोवर्सी चलती है, विरोधी दल लगातार उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर रखते हैं। 2 बातें नई नज़र आई हैं। लैपटॉप 2012 में अखिलेश यादव का एक लोक लुभावन था, समाजवादी पार्टी में बड़ा परिवर्तन लाया था, और सूबे में सत्ता पर भी ये काबिज हुए थे। उसको पूरे देश में लागू करने की बात है। आटा और डाटा, ये खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। और तीसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना 2025 तक कराया जाना, और 2029 तक भूख से मुक्ति और संपूर्ण गरीबी उन्मूलन, कौन सा ऐसा हथियार होगा जिससे के जरिए इसको साधा जा सकेगा? आपका विश्लेषण चाहेंगे। संजय जी, सबसे पहले मैं तो बताऊं कि आदम गोडवी की एक लाइन थी, पूर्णतः तो मैं नहीं, मैं उसका लबो लबाब बता दूं कि लोग, जनता चुनाव माने गांव के लोगों का हाल जानने के लिए आतुर है। जनप्रतिनिधि, लगता है चुनाव का मौसम आ गया है। घोषणा पत्र जारी हुआ है, न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, अधिकार पत्र अखिलेश जी जारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य जी इस बात का है कि इंडी गठबंधन क्या है, गठबंधन का मतलब क्या है? अगर घोषणा पत्र अलग अलग है, सिर्फ प्रत्याशी, तो निश्चित तौर पे एक चीज साफ दिखाई पड़ता है कि विपक्ष को परास्त करना ही इनका मकसद है। कोई विजन नहीं, कोई वो नहीं। कांग्रेस के जयप्रकाश पांडे जी ने भी अभी कहा कि वो लोहिया जी की लाइन थी कि अगर शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो
मिला लें, तो मकसद जनता के विज़न और इन सब चीज़ों से नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात इनके अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के, इसमें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ लिखा है अब की बार पीडीए सरकार। नारा है, उसका नारा जिक्र है मैंने भी इनका। किया था। हाँ, इसका इस बार पीडीए सरकार, पीडीए सरकार मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भाई सवर्ण कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी चीज आपने कही आटा और डाटा। ठीक है, आटा किसानों के यहाँ से लाएंगे, डाटा में फिर अडानी और अंबानी आ जाएंगे। बीएसएनएल आ गया। बहुत बहुत सही। हाँ जी। तो जब अडानी और अंबानी आ जाएंगे, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी या अडानी अंबानी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो एक बेसिक बात कह रहा हूं कि डाटा किससे लेंगे आप, अडानी अंबानी। जहां भी बात आती है, अभी सपा के प्रवक्ता ने भी कहा अडानी अंबानी, मैं इन दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्या 2014 के पहले अडानी या अंबानी कारोबारी थे या नहीं थे? ऐसा तो था नहीं कि वो कहीं किसी जगह नौकरी कर रहे थे और 2014 के बाद शुरू से हिंदुस्तान की राजनीति में औद्योगिक घराने का हस्तक्षेप रहा है, अभी भी है, ये कोई नई बात नहीं है। पर सवाल इस चीज का है कि विकास में कौन कितना भागीदारी निभा रहा है। तीसरी बात आपने कही जातीय जनगणना की, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा। जातीय जनगणना हमारे विचार से, ये मेरा अपना भी पत्रकारिता का 35 साल का अनुभव है, कई चुनाव मैंने कवरेज किए हैं। मैं पिछले सपा के रथ यात्रा में भी अखिलेश जी के साथ रहा, बिहार चुनाव भी मैंने कवर किया। अभी फिलहाल जो बिहार का माहौल मैं देख के आ रहा हूँ जी, उसमें तो मुझे ये लगता है कि जातीय जनगणना बिहार में जिस तरीके से पार्टियों के लिए घातक सिद्ध हुआ है, आगे चल के जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी के लिए घातक न सिद्ध हो। ये कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण कि जातीय जनगणना जब आप कराएंगे तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उसमें सवर्ण तबका भी आएगा। और अभी तक सवर्ण बिखराव की स्थिति में है। अगर सवर्ण इकट्ठा हो गया, एकत्र हो गया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि अभी तक देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ऐसा आरोप लगता है कि बीजेपी ने तुष्टीकरण किया, कांग्रेस ने ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप है। ध्रुवीकरण का वोटों को, कि हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। अब मुस्लिम वर्ग जाग गया है। पिछले 5 सालों में जो हिंदू का एक यूनिटी देखी जा रही है वो सर्वविदित है। अगर सवर्ण इकट्ठा हो गया तो फिर उसको भी उतनी ही हिस्सेदारी चाहिए होगी। तीसरा, एक अलग, आपने 3 बातें कही, पर मैं चौथी बात और कहना चाहता हूं। मुझे न्याय यात्रा में या हमारा अधिकार, जनता का मांग पत्र, इसमें कहीं भी मध्यम वर्गीय का जिक्र नहीं है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज लोग दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पर मध्यम वर्गीय की बातें नहीं होती हैं। और मध्यम वर्गीय वो वर्ग है जो अपनी जीविका के लिए या तो निजी संस्थानों में या सरकारी संस्थानों में अपने वेतन पे ही अपना परिवार पाल रहा है। वेतन भोगी होते हैं। वेतन भोगी होते हैं, वो मध्यम वर्गीय है। उनके बारे में अभी तक किसी भी मांग पत्र में पुरजोर आवाज नहीं उठी है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात हुई है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। समाजवादी ने इस पे पहल की है और उन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में हम उसको विधानसभा और लोकसभा में लाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में आरक्षण की बात की थी, पर वो अभी तक धरातल पे पूर्ण रूप से नहीं दिखता है। किसी राज्यों में दिखता है, पर पूर्ण रूप से जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला के चुनाव का माहौल है, घोषणा पत्र आएंगे ही, ये अब सर्वविदित है। हर पार्टी अपना घोषणा पत्र लाती है। ठीक है। जरूरी यह है कि घोषणा पत्र का इम्प्लीमेंट कितना होता है।
पार्टियों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर मैं अपने चर्चाओं में ये निश्चित तौर पर कहता हूं कि अगर सारे सियासी दलों के घोषणा पत्र आज़ादी के बाद से देख लिए जाते तो संभवतः हम देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में होते, और यहाँ की जनता भी ये 5 किलो अनाज की मोहताज नहीं होती। हाँ विनोद जी, आपके पास आएंगे। भाई एक सवाल तो उठा है कि मध्यम वर्ग को क्यों भूल जा रहे हैं आप? देखिए राजन जी, कि मध्यम वर्ग को कहीं नहीं भूला गया। इस सरकार में मध्यम वर्ग बचा ही कहाँ है। या तो बहुत पैसा है, वह सब एक ही जगह ले आकर के इकट्ठा कर दिया गया है, बाकी पैसा कहाँ बचा? किसी के पास खाने को रोजगार तक नहीं बचा। और मध्यम वर्ग की जहाँ तक बात है, ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का जो समाजवादी पार्टी ने कहा है, वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से ले आकर के हमको जोड़ता है। अगर आप उसको देखें तो जो वेतन भोगी है वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो छोटे छोटे, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड बिल्कुल है, वेतन बिल्कुल है। वह रिटायर्ड पर्सन जो है उसी जो है क्या कहते हैं पेंशन पर जीवित है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को छोड़ा नहीं है। रही बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे बीजेपी के, जो लंबी लंबी बातें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की, मैं दावे के साथ फिर मैं कह रहा हूँ, राजेश जी भी बैठे हैं, हमारी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपको अगर हमारी घोषणा पत्र याद हो, एक भी ऐसा कार्य बता दीजिए जो जिसका हमने घोषणा पत्र में जिक्र किया हो और वह पूरा ना हुआ हो। बात बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ हम नहीं करते। ऐसा कोई कार्य नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अक्षर सा पिछला घोषणा पत्र पूरा आपको उठा करके दिखा दूंगा। एक भी ऐसा घोषणा पत्र में जो जिक्र किया है उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, एक चीज जरूर किया है कि इस देश को कैसे बांटा जाए, देश के लोगों को कैसे बांटा जाए, इस देश को कैसे खंडित किया जाए, इस देश को कैसे कमजोर किया जाए, इन सब चीजों का जो घोषणा इन्होंने नहीं किया था वो जरूर कर रहे हैं आज, और जो घोषणा किया था वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, एक झूठ की पाठशाला है। हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है शशिकांत जी, ये स्क्रिप्ट इन लोगों को मिलती है झूठ की पाठशाला। आप देखेंगे जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको एक स्क्रिप्ट मिलती है कि यही आपको ले जाकर के पढ़ना है, ये झूठ का पुलिंदा जो है आपको ले जाकर के रखना। तो शशिकांत जी भी ठीक ही कह रहे थे। वो जो स्क्रिप्ट है झूठ का पुलिंदा है, जो मोदी जी के आदर्शों से बनाया गया है, उस झूठ के पुलिंदे को कहीं न कहीं पढ़ने का काम किया। इन्होंने जितना भी झूठ बोल सकते हैं, जहां तक इनको शिक्षा दी गई थी, उस पाठशाला में जहां तक बताया गया था वहां तक इन्होंने बताया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात जाति जनगणना की, अभी राजेश जी जो बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा और ये एकजुट हो जाएंगे, ये मैंने संभावनाएं व्यक्त की हैं। सुनिए, बिल्कुल संभावनाएं, ये संभावनाएं व्यक्त की हैं। नहीं, ऐसी हो जाएगा नहीं मैंने कहा, होने की संभावना है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। जो देश आज जिस स्थिति में है, जिस टुकड़े करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। इस देश को एकजुट करके, एक सूत्र में बांध करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के साथ चल करके हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वह समय है कि आज लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। यह जो 2024 का चुनाव बहुत अहम है। कई लोग खत्म भी हो, बहुत सारी छोटी पार्टियां जो मलाई के चक्कर में इधर उधर टहल रही थी, इनके दही खट्टे हो चुके हैं। अब जैसे आप ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, ये राजनीति के जोकर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती रही है। अभी पिछले जो चुनाव हुआ है वो भी हसरा आपने देखा ही है। अब फिर घोसी में होने जा रहा है। इसके बाद एक समाप्ति के तरफ यह पार्टी जा रही है, क्योंकि जनता इनको बड़ी अच्छी तरह जान गई है। यह किस तरह की पार्टी है, इसकी सोच क्या है, इसकी विजन क्या है, इसका। जी सुनील जी आपके साथ थे कभी, अब अलग हैं तो आप जाहिर सी बात है उन पर हमलावर होंगे। सुनील जी जवाब दे दीजिए भाई। नहीं, हमलावर नहीं है। समाज इनके ऊपर हमला करना ही जो है उस शस्त्र को दूषित करना। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ में थे तो इनकी 47 सीटें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, और 47 सीट को अपना बचा लो, अपना घोसी बचा लो भाई। पहले चौधरी जी ने किया, घोसी बचाओ, घोसी नहीं मानेंगे, क्योंकि
क्योंकि ये ऐसा आपकी रियासत का राजकुमार जा रहा है। इनको ताकत देने का काम जब तक आप करते 2019 में कहाँ गई थी ताकत जब अकेले लड़े थे? जब इनसे आप हटने का काम अकेले करेंगे, आप कभी तो ये एक आपकी प्रधान बुराई करना जिताए शुरू कर हैं, देंगे। नंबर कभी एक बात, भाजपा की आज गोद में देश कभी सुरक्षित किसी की माध्यम बैसाखी में ले है। लेते हैं, बड़ी आज बड़ी ये बात आटा और करें। डाटा के चक्कर में उत्तर प्रदेश में आज एक भी दंगा नहीं हुआ। आज ये दंगा नहीं चाहता है प्रदेश। आज ये आटा और डाटा के चक्कर में दंगे में घुसेड़ने के काम नहीं करेगा प्रदेश। आज जानता है मैं कहां पर सुरक्षित हूँ। आज उसको काहे पता है होगा? हमारी आज- दलित आज पे हमारी पेशाब जान कर में देंगे, क्या दलित सुरक्षित है? बेटी को तो ये जिंदा जला दिया जाएगा। किस तरीके से आप तो कर रहे थे ना, काहे छोड़े थे? इसीलिए एक जाति जनगणना होगी, आरक्षण का बंटवारा हो गया। तो आप आटा और डाटा जाति के जनगणना चक्कर में की आवाज अब भूल आप गए? जाति जनगणना की आवाज बड़ी उठाते थे, कहाँ गई आप? तो आप निश्चिंत रहिए, दब गया। आप आपकी हैसियत का पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश में आप एक भी सीट नहीं जीतने वाले। रही बात जातिगत जनगणना, एक ही सीट पाए हो भाई। सरकार रही तो आपने एक ही सीट पाए हो। सुनील जातीय जनगणना पे कुछ बोल रहे हैं। हाँ, आरक्षण का लाभ किसने लिया? आरक्षण जो 27% का आरक्षण था, तो माननीय अखिलेश जी ने उसका लाभ भरपूर लेने का काम किया। तो अब आप खुद जान चुकी है जनता की आरक्षण का लाभ कौन ले रहा था। आप अभी तक आप जो है मुस्लिमों को बीजेपी से डराने का काम करते थे, मगर अब आप दलितों को जो है लोकतंत्र और संविधान की बातों से डराने का काम करने लगे। तो आपके इन बहकावों में आने वाला नहीं है। उसको पता है लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है, संविधान कहाँ सुरक्षित है, देश कहाँ सुरक्षित आपकी है। घोषी आज सुरक्षित ये है। उत्तर आपका प्रदेश में हित नहीं हो रहा, सुरक्षित है तो बस। आप चिंता मत करिए। उत्तर प्रदेश की आपकी हालत 80 की 80 सीटें। घोषी जनता सुरक्षित आपको- है कि नहीं? 80 में है घोषी, 80 में है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? आप अभी देखिएगा ना। अच्छा, आप अच्छा, एक- चलो। आप एक उपचुनाव अरे भाई, जीत उन्होंने गए तो हैं, बोला ना उसका मुख्तार आप ढिंढोरा पीटते भाई, ये हैं। तो मसीहा आप है। चिंता हाँ। ये मत अच्छी करिए, चीज है। देश ठीक का है। चुनाव है। नहीं, ये कम से राष्ट्रीय कम चुनाव आप है, भाजपा आप के लोगों चिंता में मत रह के करिए। वो सही आप व्यक्ति को देखिएगा सही कि सब घोषी में उपाधि हम दे कितनी दिया। बड़ी जीत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पता नहीं आप है, जहाँ मेरे रहेंगे पास वहाँ यही अभी कराएंगे। तक ठीक है। नजर नहीं आ बात रहा घोषी में। ठीक है। और हमारा बूथ तक पे कार्यकर्ता पहले कहा पहुंच चुका है बात घोषी के अंदर। पीछे। जाके पता करिए आप घोषी में। ठीक है जयप्रकाश जी, एक संभावना तो निश्चित तौर पर मुझे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण में पहले देश की सियासत में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश होती थी। बीजेपी के हर मन से जिन्ना से लेकर के राम मंदिर तक का मुद्दा भी आ रहा है। ये जातिगत जनगणना को लेकर के जो आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ये देश को बांटने वाला होगा, एक बड़ी चुनौती हो जाएगी भाई। हमें तो लगता है, मेरी आपसे मतलब इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप अपना कि पक्ष रखिए। ये देश को अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ कर सकती है वो सहभागिता कर सकती है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसा होता तो जो सहभागिता के सबसे बड़े पैरोकार थे, बहुत पहले चले जाइए तो तथागत क्षत्रिय थे, उन्होंने जगाया। वो धार्मिक स्तर पे सबकी सहभागिता की बात करते थे कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार हो या कि मूर्ति पूजा का अधिकार हो। या बाद में डॉक्टर लोहिया तो दलित पिछड़े मतलब गांव गरीब जंगल जमीन वाले नहीं थे ना, वैसे थे। तो स्वाभाविक है कि वो पिछड़े शोषित समाज से तो नहीं थे, तो उन्होंने भी इसकी बात करी। और ये मुझे लगता है कि अगर सवर्ण आबादी अगर एकजुट भी हो जाएगी, यूरोप के लोग एकजुट हो जाए और वो कह दें कि अगर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लोग आजादी की बात किए, बराबरी की हुए, तो बड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ जयप्रकाश जी, आपकी पार्टी घोषणा पत्र में कह रही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी बिल्कुल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो सवर्ण की जितनी हिस्सेदारी जितनी है उतना लेगा। मैं उनको प्रायश्चित करना चाहिए। सुनिए, मैं सवर्ण का सुन पक्ष लीजिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपनी रख रहा हूँ। हाँ, नहीं, सवर्ण की हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जी। बड़ा बढ़िया शशिकांत भाई भी यही बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि लोहियावाद एमवाई में नजर आता है। और ये बाबा जी जिनका अंक गणित बहुत तेज है, सदन में उन्होंने 45 में 56 एसडीएम की बात करी थी, सदन में था। सुन लीजिए, हमें सुन लीजिए, बता दें जी। अरे भाई साहब, 15 में 11 बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, शशिकांत जी सर्च कर लीजिएगा। 15 में 11 ठाकुर जाति के हो गए थे। और यही ओम प्रकाश राजभर के सारे ट्विटर अभी डिलीट नहीं है ट्वीट। ये पूरे डीएम, पूरे एसएसपी, थाना अध्यक्षों की लिस्ट देते थे। चलिए वो भी भूल जाइए। उच्च सदन लोकसभा में मान लीजिए इनके नेता की एक अच्छाई थी कि वो एक सांस में बड़े छोटे छोटे जातियों को कहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब बड़े बढ़िया नाम लेते थे, वो रट गए थे। इन जातियों की संख्या इतनी नहीं है दुर्भाग्य से कि वो एक लोकसभा में प्रभावी हो, अपने बूते जीत। एग्जैक्ट, मैं यही बात बता रहा। सुनिए तो अब सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी परचम
सुन लीजिए मुझे। हाँ। शशिकांत तिवारी जी के तो नेता मतलब ग्रह भर के हैं, भारत की बात छोड़िए, तो उस ग्रह के नेता जो हेलीकॉप्टर से भी चलते हैं तो वाया रोड आते हैं, तो वो वाया रोड ये नहीं देख पाए कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में कितने हैं ये, राजभर कहाँ गया कुम्हार, कहाँ गया लोहार, कहाँ गया प्रजापति। तो आपको माल सुनिए तो। और आप कह रहे थे कि मुख्तार भाई के मजार की बात कर रहे थे, आप ब्रिगेडियर उस्मान को जानते हैं, पूरा भाजपा आरएसएस की सुनते रहिएगा भाई, जवाब लेंगे उनके रगों में उस्मान का रक्त प्रवाहित हो रहा है। सामंती ताकतों के खिलाफ अगर लड़ना बगावत है तो बुंदेलखंड में डकैतों की मूर्तियां हैं। वो आदमी अतीक अहमद नहीं था, वो आप द्वारा, और अगर वो रहता तो उसके परिवार के लोग आपके सबसे बड़े विकास पुरुष मनोज सिन्हा को हराए थे, पाकिस्तान के वोट से नहीं हराए थे। तो इस तरह की सामंती प्रतिक्रिया देना बंद करिए। दूसरा, आपने कहा है कि अग्निवीर, हम चाह रहे हैं कि अग्निवीर चले आए। अरे भाई, अग्निवीर की समस्या नहीं, हमारे सैनिक को जो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा थी, आप उसका पेट काट रहे हैं। आपको इतना नहीं ज्ञान होगा, मैं बता दूं, बड़े हैं, ज्ञान मैं नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन जाके सर्च कर लीजिएगा। 39 फार्म हाउस थे सेना के, अंग्रेजों और कांग्रेस ने बनाया था, किसी सरकार ने नहीं। आपातकाल में चंद्रशेखर जी के वित्तीय संकट में भी किसी ने नहीं बेचा था, मोदी जी ने उसे बेच दिया, जिससे सीधी अन्न सप्लाई होती थी, साहिवाल नस्ल की गाय थी, दूध मिलता था। उसके बाद आपको ये अकारण नहीं हुआ मित्र। मोदी जी कहते थे कि व्यापारी सैनिकों से भी महान है, उनको खलता था भारतीय सैनिकों का दर्प, उनकी जीवन शैली, उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। आप उनको संविदा के वेंटिलेटर पे बैठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चाहते हैं चीन, और हम उड़न खटोलवा से भेजे थे। आपकी सरकार इसके पहले आई थी, आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर से सैर करा के आप ले गए थे। कांग्रेस ने तो चीर दिया था पाकिस्तान को। और अभी आप आज पढ़ लीजिए, चीन 10 किलोमीटर घुस आया अरुणाचल में, फिंगर पॉइंट जो थे हमारे, वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे। हम करे विश्व में परचम कौन सा भाई मेरे, अरे बांग्लादेश से नीचे हैं। बाकी मैं छोड़ दीजिए फिनलैंड के, स्कैंडिनेवियाई देशों की शिक्षा, मानवाधिकार, मैं उनकी बात ही नहीं करता। बांग्लादेश से पीछे रहेंगे हम। पीसीआई में उनके एक्सपोर्ट का आंकड़ा है या भूखमरी का है, क्या बात कर रहे हैं, विश्व में परचम लहरा रहे हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको मैं बधाई देता हूं कि उन मुद्दों को आप कुरेद के ले आए। आप चाह रहे थे कि भाई ऐसा कहेंगे तो हमें बोलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने विश्व के सबसे बड़े नेता को, आपके जातिवादी आंकड़े को, आपके सरकार का टिकट वितरण भी, कितना प्रतिशत उच्च जाति के लोग हैं, बात करते हैं समाज, कितना टिकट आप दिए हैं। ठीक है, शशिकांत जी से जवाब ले लें। जीते जी ने खबर नहीं, वक्त रुखसत सजाया गया हूं। भाई जयप्रकाश जी का आरोप सुना आपने, जवाब दे दीजिए। संजय भाई, इनका ऑडियो बहुत साफ मुझे सुनाई नहीं दिया, अगर इनका प्रश्न दोहरा दे तो मैं जवाब दे दूं, नहीं तो कुछ मेरे पास जवाब है इन लोगों की जो बातें समझ में आए। भाई 2-3 प्रमुख बिंदु इन्होंने उठाए हैं कि आप कहते हैं कि देश विश्व स्तर पर काफी तरक्की के रास्ते पर है, विश्व में एक अलग पहचान बनी है। बांग्लादेश से इन्होंने तुलना की, उसके इकोनॉमिक्स में भी हम पीछे हैं उससे। और 2-3 सवाल इनके थे। अग्निवीर नहीं है, आपकी सरकार जातिवादी है। अग्निवीर को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। जी, आप कैसे कहते हैं कि यादव था? जो मेरे समझ में इन लोगों की बातें आई, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि संविधान की दुहाई दे रहे थे और अंबेडकर जी के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे। तो इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं दिखा कि गो लोकतंत्र हम बचाते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का सिस्टम लगा करके, पूरे जो लैंड भू माफिया हैं उनको पनपा करके, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अराजकता फैला करके, पूरे देश में अराजकता फैला करके संविधान की रक्षा करेंगे। सुनिए पहले, अब बात सुनिए। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, हम बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। एक दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, अब जो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना, तो जाति जनगणना करके ये लोग भला बिहार में कर चुके हैं, अब आगे करेंगे कि केवल हिंदुओं में जातियों को ये गिनते हैं। अरे भाई, थोड़ी चिंता कर लेते हैं, मुस्लिम में बेचारे पसमानदा भी हैं, दुनिया भी हैं, कुरैशी भी हैं, अंसारी भी हैं, सुन्नी भी हैं। वो उनको बेचारों को तो आप कहाँ गिन ही नहीं रहे हैं।
भाई उनकी भी तो जातिगत तो उसमें जनगणना पिछड़ा आपको नहीं है करनी क्या? चाहिए, उनका भी तो भला होना चाहिए। मुसलमानों में भी तो पिछड़ा समाज है, अब तो आप कहीं ना उनको पिछड़ा गिनते नहीं है। अल्पसंख्यक अब केवल सबकी हिंदू गिनती क्यों होगी। आप ऐसा करते हैं कि सीतापुर जेल से आजम खान जी ने और वर्क बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, वर्क ये लोग इनके नेता थे जो समझा गए कि केवल हिंदुओं में जातिगत जनगणना कराना और कुछ ना कराना, तभी हिंदू टूटेगा। अरे भाई आपको समझ नहीं आ रहा है कि पूरा देश 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुका है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सारे लोग एक हो चुके हैं, मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। हमारे देश का विकास जो विकसित भारत बनेगा वो मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। आपके ये टूटने वाली बातें, लोगों को तोड़ने वाली बातें, ये सब अब देश में नहीं चलेगा। जनता आप लोगों को नकार चुकी है। आप लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से बाहर हो चुके हैं, दूसरे राज्यों से भी आप बाहर होने वाले हैं, बोहनी नहीं होने वाली। ठीक है विनय जी, भाई आप दूसरे राज्यों से भी बाहर होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से तो आप साफ होंगे ही। अब सुनिए जरा एक सेकंड, 30 सेकंड, ये घोसी की बार बार कह रहे थे ये समाजवादी पार्टी के साथी कि घोसी की चिंता कर रहे हैं। अरे आप मैनपुरी की चिंता करिए, आपको आजमगढ़ में हम हरा चुके हैं, आपको कन्नौज में हरा चुके हैं, अब मैनपुरी की बारी है, आप मैनपुरी की चिंता करिए, घोसी की चिंता मत करिए। अरे गोरखपुर फूलपुर भी आ रहे थे आप। ठीक है विनय जी जवाब दीजिए भाई, देखिए जल्दी जल्दी, वक्त कम है और सवाल लेंगे हम। हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता है, ये जो अपनी बातें कह रहे थे अभी तक, इन्होंने कोई भी सकारात्मक कोई ऐसी बात ही नहीं की। जो चीजें जिस पे बात किया, जो आपने कहा या किसी ने भी प्रश्न किया, इनके पास मैंने कहा एक स्क्रिप्ट है, वो उस स्क्रिप्ट से बाहर जाएंगे तो कल से शायद प्रवक्ता की लिस्ट से भी गायब हो जाए। तो ये लोग इस स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जा सकते, ये जनता की समस्याओं पे बात नहीं कर सकते, या गरीबी पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अडानी मित्र गरीबों को क्या जानेंगे, अडानी के मित्र। और रही बात अडानी की देश में, तो आप देख लीजिए राजन जी, क्या बचा है जो अडानी के पास नहीं है। जो छोटे छोटे ठेकेदार जिनको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, मैं कह रहा हूं वो हुआ करते थे, आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है? 200 करोड़ का भी काम वो अडानी को दिया जा रहा है। पहले था तोड़ करके छोटा छोटा करके सबकी जीविका चलती थी, लोग काम करते थे, रोजगार पाते थे। आज इन्होंने पूरा देश ले जा करके अडानी के कदमों में नतमस्तक कर दिया। इनको क्या दिखाई देगा? विनय जी भाई अडानी तो व्यवसायी हैं, वो हर सरकार में तो क्या देश खरीदेंगे क्या? कांग्रेस के जमाने में अरे इसी देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंडिया को पब्लिक सेक्टर बनाया गया। ये क्या मोदी जी बेचेंगे? अरे जयप्रकाश जी भाई, बीजेपी तो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिशन मोदी ब्रांड सहयोगी, तो इसमें भाई आपको क्या आपत्ति? आप भी राहुल की गारंटी पे आइए ना सामने मैदान में। बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने मुद्दे तमाम भगवान राम से छोड़ते छोड़ते अंत में पहुंच गए और मोदी जी पे चले गए। मोदी जी इनको निपटा देंगे। एक अच्छी चीज है कि शशिकांत भाई आज निश्चित रूप से भीतर से मन बना के आए कि हर वो मुद्दा जो हम लोग भूल जाएंगे, जो इनकी बड़ी उपलब्धि है, उसको ये रेखांकित करके जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, भैया जितनी बड़ी लिस्ट आप दिए थे ना, मैं अति संक्षिप्त बता दूं, वो तो मुख्तार भाई तो जो चले गए जहां गए, और हिंदुओं में परंपरा है कि मरने के बाद किसी को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वो जिंदा हैं लिस्ट वाले। आप चले जाइए, विजय मिश्रा जेल में है चूंकि वो आपके बिरादरी के थे। और उसके बाद अब ये है कि वहां जो बाकी एक एक डिस्ट्रिक्ट अगर 4 जल्दी से मैं गिना दूं आपको, तो वो मतलब कहाँ है, वो उनसे गले नहीं मिलते हैं आप, उनको उच्च सदन में जगह नहीं दिए आप। विनीत सिंह क्या है, सबसे बड़ा कारवां लेके चलते हैं, उनको कह दीजिए, लिख दीजिए कि विनीत सिंह को माफिया नहीं कहा जाएगा, वो तो भूदान से जमीनें हासिल किए हैं, वो तो महान सत्याग्रही है। ब्रिजेश सिंह को सुरक्षा मिली है, वो तो बड़ा अपराध हमने कर दिया, वो तो माफिया है ही नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मुख्तार भाई माफिया थे, रमाकांत यादव हैं तो वो जरूर बाहर रहेंगे। बाकी आपके प्रिय अभी तक क्रिकेट खेल रहे थे, अब थोड़ा सा क्रिकेट राजनीति पे खेलने लगे, तो अब जाके याद आया चुनाव के समय आपको। हर छोटे मोटे अजय सिपाही, सोनू मोनू, टुटपुजिया की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। हर जिले में अगर देखेंगे ना, तो 1 माफिया, 1 बाबा का सजाती माफिया संरक्षित है। आपने जंगल राज जो अपराधियों का होता है, उसमें एक तरह का अघोषित बैलेंस होता है।
आपने सरकारी मशीनरी का उपयोग करके पूरा का पूरा क्षेत्र विंध्याचल लूटने के लिए कर दिया कि एक सजाती रहेगा, तुम लूटो। अडानी अर्थव्यवस्था लूटे और चौथ वसूलने का काम भाजपा जैसे करती है कि ईडी भेज दे, फिर भैया चंदा दो। बाकी मतलब यह है कि फासिस्ट ताकतों के रूप गुंडे सजाती रखे हैं। ये गुंडे नहीं हैं जिनका नाम लिए, हम नाम लेना ही नहीं चाह रहे थे, आप ही को पता नहीं अच्छा लगा, आप शायद चाह रहे थे कि हम बताएं। तो रियलिटी ये है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर भी खोखला है। एक अपने भी मतलब भाजपा के जो झंडा उठा लिए हैं या भाजपा के मुख्यमंत्री की सजाती हैं, वो माफिया नहीं है। ठीक है शशिकांत जी, जवाब दे दीजिए, वक्त कम आप है। क्या बोलेंगे? आपके तो सजाती ठोके जा रहे थे। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उनकी हैसियत नहीं थी। जब प्रमिला नेहा दीक्षित पे लश्कर लेके आप जाके जिंदा जला दिए थे जौहर की आग, तो बेचारी माफिया थी जो घास फूस में रहती थी। आपके गए डिप्टी सीएम, आप गए, ट्वीट किए, बाबा जी गए, चलिए ठीक है। मतलब खुशी दोगी संजय भाई जरा इनका प्रश्न शशि- लगा दीजिए। शशिकांत- खुशी क्या थी? शशिकांत जो सामने मिला जरा, हाँ प्रश्न राजा भैया के विरुद्ध कार्रवाई बहन जी ने की थी, लेकिन उनकी माता बहन को नहीं उठाया गया। आप तो ब्राह्मण होने के नाते खुशी दुबे को जेल में डाल दिए, और शशिकांत तिवारी जी की हैसियत थी, बोल लेते, अभी नहीं बोल पाएंगे। तो आप दूसरों को तो बात ही छोड़िए दलित पिछड़ों के। इसलिए आप ये बड़े बड़े प्रवचन मत करिए सामाजिक न्याय का। और आपके सबसे बड़े नेता शुद्ध रूप से घोर जातिवादी, सामंतवादी, भ्रष्ट सरकार आपकी चल रही है, आपकी चलिए ठीक विदाई है। हो गई है। शशिकांत जी जवाब दीजिए भाई। देखिए इनका कहना है जो थोड़ा कम उसमें ऑडियो पुअर आ रहा है। अभी इनका बोलेंगे जो तो कहना सुनेंगे, है पहले कि सुनेंगे जो नहीं। माफिया हैं वो स्वतंत्र घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आप यकीन मानिए जो भी माफिया हैं, जो भी आतताई हैं, जो भी गलत काम करेगा उसको संवैधानिक कार्रवाई के तहत गुजरना पड़ेगा, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी। हाँ जरूर यह है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, तो उसके लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट अलग है। एमएलए एमपी कोर्ट सुनवाई कर रहा, और कोई बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, यही तो बात है, जनता को यही पसंद है कि चाहे मोदी योगी जी के राज में कोई बचने वाला नहीं। इसी में अगर न्यायिक प्रक्रिया में देरी लग रहा है तो वो न्यायालय का काम है। लेकिन मोदी योगी सरकार में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून के नीचे सब लोग हैं, सबको न्यायिक से ऊपर कोई नहीं है। चलिए बहरहाल ठीक है, पड़ेगा। इंतजार हम लोग भी करेंगे। राजेश जी भाई, ये तो सियासी माहौल है, आरोप लगेंगे तो उसका जवाब भी हमें लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी होती है और मैं अपने चर्चा में निश्चित तौर पर मौका देता हूँ। आज चूंकि हम लोग, लेकिन अगर इस घोषणा पत्र की बात की जाए, चूंकि अब चर्चा का आखिरी दौर चल रहा है, आपसे कमेंट चाहेंगे। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, केजी से पीजी लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा, नो डाउट विजन है। दूसरा, जो आटा का कंसेप्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने घोषणा पत्र में, विवरण जो दिया है इन्होंने कि जहां मंडी होगी वहीं मंडी पे ये आटे का प्लांट लगाएंगे, जिससे उस मंडी के जिस भी गांव में, कस्बे में जहां भी लगेगा उससे एक रोजगार का सृजन होगा। गेहूं किसान लाएगा, मंडी में बेचेगा, मंडी से गेहूं क्रय किया जाएगा और वहां पे प्लांट लगाकर ये वहां आटे का वितरण होगा। तो निसंदेह परसेंटेज कम होगा पर रोजगार सृजन होगा। अगर प्लांट लगेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ के क्षेत्रीय रोजगार बढ़ेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो समाजवादी पार्टी खास उनके घोषणा पत्र का एक विजन को दिखलाता है, जिसको डॉक्यूमेंट अगर ये कहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री विजन में इसको शुमार किया जा सकता है। बाकी लबोलेबाब तो घोषणा पत्र है। अब इस पे कितना पार्टी अमल करती है, कहाँ तक जनता इसका लाभ उठा पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सबसे पहले चुनाव समाप्त हो, परिणाम क्या आता है, तब उसके बाद घोषणा पत्र का मायने पता चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि वक्त अब हमें यहीं तक इजाज़त देता है, अब इस चर्चा को समाप्त करना होगा। सारे मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर 2-3 सवाल तो खड़े होते ही हैं कि बगैर परिसीमन के आखिर महिला आरक्षण कैसे लागू हो जाएगा 33% का संसद और विधानसभाओं में, 2029 तक कैसे देश जो है भूख मुक्त हो जाएगा, और ये कहा जाएगा जो इन्होंने दूसरा वादा किया है कि गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन होगा। इसके अलावा लैपटॉप से लेकर के युवाओं को रोजी रोजगार देने से लेकर के किसानों तक को
वादा तो किया ही गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ जनता इस घोषणा पत्र को किस रूप में लेती है और इसका क्या कुछ परिणाम निकलता है। 4 जून का हम इंतज़ार करेंगे और फिर इन घोषणाओं को लेकर के, घोषणा पत्रों को लेकर एक बार फिर आकलन करेंगे जब परिणाम आएगा कि आखिर जनता ने किसका कितना साथ दिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।